मेरे प्यारे साथियों, मैं योगेश शर्मा आज फिर आपके बीच में हूँ और एज़ यूजुअल आप जानते हैं कि मेरा टॉपिक जो है वो J&K ही रहता है। आज भी उसी टॉपिक को लेके मैं यहाँ पे आपके सामने आया हूँ। जम्मू कश्मीर ही मेन पॉइंट है जहाँ जिसकी मैं डिस्कशन करता हूँ, बात करता हूँ। और आज भी टॉपिक कश्मीर का ही मैं आपके सामने रखूँगा। कश्मीर का को तो इस वक्त प्रेजेंटली जो सिचुएशन चल रही उस पर तो आप बेहतर जानते होंगे। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से किलिंग हो रही हैं, सिलेक्टिव किलिंग को हो, टारगेट किलिंग को हो, या यूं कहें कि अगर हम इसको खुल के बात कहें तो ये कहें कि हिंदुओं की वो एक किलिंग, सिलेक्टिव किलिंग हो रही है। कहीं ना कहीं हिंदू कहीं ना कहीं वो डेली रूटीन में ऐसा लग रहा है 2-4 दिन के बाद कहीं ना कहीं वो टुक रहा है, मिलिटेंट आते हैं, गोली मारते हैं, चाहे वो या ग्रेनेड से उसे बंदे को हलाक कर देंगे, चाहे वो भट्ठे में काम, ब्रिक किलन में काम कर रहा हो, या रेडी फरोश वेंडर हो, या बैंक में मैनेजर हो, या क्लर्क हो, या स्कूलों में लगी लेडीज़ क्यों ना हो, टीचर्स हों, लेडीज़ हों, क्लर्क हों, जहाँ जहाँ पे भी वो सॉफ्ट टारगेट देखते हैं वो ये काम कर रहे हैं। ये तो हालात सुना है और हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कुछ लोग जो हैं उन पे यहाँ तक के ये दिमाग में डाल दिया है कि ये हालात जो हैं भाई, इस वक्त जो कश्मीर के हालात हैं वो हालात जो हैं 1990 और उससे पहले जो हालात थे, जो जब मिलिटेंसी पीक पे थी, वो जो हालात हैं बस वैसे ही हालात हो रहे हैं। अब दोबारा एक बहुत बड़ी माइग्रेशन होगी और कुछ तो ऐसा भी कह रहे हैं कि ये जो हालात जो हैं 1990 से भी बदतर हैं। यहाँ तक कि कुछ लीडर्स, क्या पॉलिटिकल सिस्टम से भी ये आवाज़ें निकल रही हैं। लोगों को क्या ये बातें जो हैं गुमराह कर रही हैं, क्या इसमें सच्चाई कितनी है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। यू जस्ट डिसाइड। मेरा काम है ये हालात जो इस वक्त प्रेजेंट चल रहे हैं, ये तो आप डेली बेसिस पे टीवी पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या दूसरी चीज़ों पे आप देख रहे होंगे। और जो 1990 में या उससे पहले 89, 87, 89 या 90s में जो हालात थे, उस वक़्त चूँकि हो सकता है काफ़ी अरसे के बाद ये चीज़ें वापस मैं आपको सुना रहा हूँ, हो सकता है वो कुछ चीज़ें जो हैं वो दिमाग में झिल्ली बन गई हो, भूल गए हों, वो दोबारा रिवाइव करता हूँ और आप दोनों को कंपेयर कर लेना कि कौन से हालात अच्छे रहे थे और कौन से बुरे हैं। खैर, मिलिटेंसी में तो कभी भी हालात ठीक हो ही नहीं सकते, ये टाइम लगता है सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन ये ज़रूर आप कंपेयर करना। उस वक़्त हालात क्या थे? 87 में इलेक्शंस जब हुई थी, उसके बाद फारूक साहब की हुकूमत आई, उसके बाद ही मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट भी वो भी इलेक्शन लड़ी थी। उसको ने जब सीटें नहीं मिली तो उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि हमसे ये रिगिंग हुई है, यहाँ पे इनसे ये जस्टिस नहीं हुआ है। कुछ लोग जो हैं वहाँ से जो लड़के, जो जवान लड़के कश्मीर के थे, जो मफ के मेंबर थे, वो पाकिस्तान चले गए। वहाँ से वो ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग करके वापस आए और फिर वहाँ पे उन्होंने कुछ कहीं पे ग्रेनेड का भी कुछ आईडीज़ वगैरह फटनी शुरू हो गई। मिलिटेंसी का आगाज़ शुरू हो गया। मिलिटेंसी का आगाज़ जब शुरू हुआ तो उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। टारगेट करना, आईबी के अफसरों को मारना शुरू किया, चूँकि वही इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने थे वहाँ पे साइलेंट करने के लिए। चूँकि बड़े एक स्ट्रेटजी बनी थी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे इसको आगे पेस अप करना है। तो आईबी के, सीआईडी के जितने भी एजेंसीज़ के बंदे, तो पहले उन एजेंसीज़ को ख़त्म करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ क्या किया कि उन्होंने सिस्टम को रेडिकलाइज करना था, लोगों को इस्लाम के नाम पे बाहर निकालना शुरू किया। उस वक़्त 90s या उससे पहले के हालात ये थे कि लाखों का जुलूस जो लोगों को मोटिवेट किया होता था इस्लामिक सिस्टम में ढालने के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा लाने के लिए, उनको हम क्या चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, ये नारों से पाकिस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद, हिंदुस्तान, इन नारों से जुलूस शहर से निकलते हुए यूएनओ की तरफ जाया करते थे लाखों के लोग। उस वक़्त हालात ये थे कि मस्जिद पे स्पीकर जो थे, लाउड स्पीकर्स, डे एंड नाइट रिकॉर्डेड जो कैसेट से चला करती थी, और वही था जो गाने आज़ादी के हक़ में गाने थे, पाकिस्तान के हक़ में गाने थे, मिलिटेंटों के हक़ में गाने थे। और जो माइनॉरिटी को डराने के लिए उनको ये कहा जाता था कि अगर तुमने कश्मीर में तुम निकल जाओ, अगर कश्मीर में रहना है तो आपके पास सिर्फ़ एक ही चारा है, वो ये है कि आप कन्वर्ट हो जाओ, इस्लाम धर्म अपना लो, नहीं तो यहाँ से छोड़ दो। और तुम अगर छोड़ने भाग रहे हो, जा रहे हो यहाँ से, लेकिन लड़कियाँ और बेटियाँ अपनी हमारे पास हवाले करके जाओ। यहाँ तक बेटियों तक ये पहुँच गए थे। ये थी उस वक़्त के हालात ये थे कि उसके बाद
पोस्टर जो दीवारों पे लगे रहते थे, जब बंदा बाहर दीवार पे जाता था वहाँ पे लिखा था JKLF जिंदाबाद, HM जिंदाबाद, फलानी तंजीम जिंदाबाद, अल्लाह टाइगर जिंदाबाद, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडियन डॉग्स गो बैक। वो देख दहशत डालने के लिए भी पोस्टर देख के भी बंदे को डर लगता था वहाँ पे बाहर निकलने के लिए। मैं कुछ पॉइंट्स नोट करके वहाँ से लाया हूँ। हिंदू को तो थ्रेटन किया जाता था, घरों के बाहर, हिंदू के घरों के बाहर वहाँ पे वो एक यानी कि छोटा सा पोस्टर या वो लगा दिया जाता था कि आप नेक्स्ट नंबर आपका है, आइदर यू कन्वर्ट हो जाओ, चले जाओ, या भाग जाओ, घर खाली करो। ये थ्रेटन किया जाता था उसी एरिया के लोगों के ज़रिए, क्योंकि ये खाली करके जाएंगे तो प्रॉपर्टी भी काबू आएगी, सब चीज़ें काम आएंगी। ये तो उनका क्या मोटिव रहा, ये वही यू नो बेटर। दुकानों को आग लगा देनी, उनसे चीज़ें नहीं खरीदनी, उनकी आगों लगा देनी, ज़बरदस्ती चीज़ें लेना। मैं एक बात छोटी सी और बोल दूँ, ये सेपरेटिस्टों की बात बता दूं कि सेपरेटिस्ट इतने हो गए थे, इतने ज़्यादा उनके काम चल गए थे कि ये काम नहीं करने दे रहे थे, पैरालाइज्ड कर रखा था। यहाँ तक कि पुलिस के जो पुलिस, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन पुलिस का काम है, तो पुलिस का काम है, तो उस वक्त क्या एक मिस इन्फॉर्मेशन पुलिस में डाल दी गई थी, उनके सुनाई गई थी। एक मिस इन्फॉर्मेशन ये थी कि उनकी जो पैरा फोर्सेस होती हैं, CRP BSF, जो दूसरी फोर्सेस जो आई होती हैं उसके पैरेलल काम करने के लिए, स्टेट में असिस्टेंट करने के लिए, उन पे ये फैलाया था, पुलिस वालों में डाल दिया था कि उन पैरा फोर्सेस ने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, उन्होंने पुलिस के बंदों को मार दिया है, कुछ बंदों को हलाक कर दिया है। विद द रिजल्ट ये एंटी हो गए, चूंकि गन तो इन्हीं के पास भी थी, ये एंटी हो गए। इन्होंने गन्ने उठाई और प्रोटेस्ट, एज ए प्रोटेस्ट करके DG जो उस वक्त के DG रखे थे उसके दफ्तर को भी घेराव कर दिया विद गन्स वाले। कितनी हालत सिचुएशन खराब हो गई। जो रक्षक थे वही अपने ही सीनियर्स की हालत ये कर रहे थे। जो DPL था वहाँ पे भी उन्होंने पोस्टें अपनी अपनी अलग अलग लगा रखे थे। गोया कि उस DGP जो उस वक्त थे उनको बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए गवर्नर को खुद इंटरवीन करना पड़ा, उन्हें अपना मशीर वहाँ पे भेजना पड़ा, दूसरी फोर्सेस को लाना पड़ा, दूसरी फोर्सेस, पुलिस नहीं, दूसरी फोर्सेस को लाना, इन्वॉल्व करना पड़ा, और कुछ कई दिन लग गए इनको डिसआर्म करने के लिए। इन पुलिस में जो काम करने वाली थी उनको ये कर दिया, मिलिटेंट शरेआम ढूंढ रहे थे। मिलिटेंटों के पास जो पाकिस्तान से ट्रेन करने के बाद आए थे उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन थे, पीका गन, AK-47, AK-56 वगैरह इनके पास गने थी, पिस्टलें थी। और पुलिस वालों के पास वही 1962 की, जिसमें हिंदुस्तान हारा था 62 में, 303 गन। इनके पास तो नाइट विजन तो बड़ी रेयर हुआ करती थी, जबकि मिलिटेंट ग्रुप जो क्रॉस करते थे जाना और आना, उनके पास तो तकरीबन नाइट विजन भी हुआ करती, हमारे पास तो वो भी नहीं था। हालत ये थे 90s में, 90 से पहले ही, जब आप बटमालू एरिया या लाल चौक से भी शरेआम आवाज़ें दी जाती थी गाड़ियों के लिए कि सियालकोट की आवाज़ें दी जाती थी जब ट्रेनिंग के लिए जाते थे। गाड़ियाँ भर भर के कुपवाड़ा लोलाब एरिया से होते मुजफ्फराबाद की तरफ जाती थी। वहाँ पे मुजफ्फराबाद जाने के बाद पाकिस्तान की एजेंसियाँ वहाँ उनको लेती थी और उनकी ट्रेनिंग करने के बाद 15-15 दिन की या महीने की ट्रेनिंग के बाद उनको वापस भेजा जाता था, विद गाइड्स भेजा जाता था। गाइड जो थे कुपवाड़ा के पास जंगलों में जब उनको स्कॉट करके लाते थे, वहाँ पे उनके गन्ने अपने पास रख लेते, उनको कहते थे बसों पे बैठो और इंडिविजुअल अपने अपने घरों पे चले जाओ, क्योंकि BSF या दूसरी फोर्सेस रास्ते में चेकिंग करेंगे तो आपके पास कुछ नहीं, आप घरों में पहुँचो, आपके वेपन घरों पे पहुँचाए जा सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो किसी भी CI के पुराने ऑफिसर या DGPs जो रिटायर्ड हैं उनसे पूछ लेना कि जितनी भी इंटरोगेशंस हुई हैं उनमें गाइड्स कौन थे और वेपन्स कौन थे और क्या सिचुएशन थी। मैक्सिमम यही सभी जगह हालात चल रही थी उस वक्त, हालात ये थे। शरेआम जिसको मर्जी पकड़ के मार दिया जाता था। यहाँ तक मैं बात करूँ 90s की बात, जो आज कंपेयर कर रहे हैं उनको ये भी पूछेगा कि जब JKLF के मकबूल भट्ट जो था, एक आदमी जिसने टेररिस्ट अटैक किए थे, उस आदमी जिसने काम ऐसे किए थे, कृत्य ऐसे किए थे जिससे फांसी की सज़ा हुई, और फांसी की सज़ा देने वाले नीलकंठ गंजू जो जज थे उनको ही इन मिलिटेंटों ने किस बेरहमी से सड़क पे मारा था। और जब उससे पानी तक कोई ना पिलाने सामने आए, उसके बॉडी के वो जो तड़पती बॉडी और उसके बाद मरे हुए इंसान के आगे पीछे उसके मोटरसाइकिल लेके घूम रहे थे, गन्ने लेके।
क्या वो चीज़ें याद नहीं है? एयरफोर्स के मुलाजिम जो ड्यूटी के लिए जाने वाले बस के इंतज़ार में थे, क्या उनको मारा नहीं गया? क्या दूरदर्शन के जो मिस्टर कोल जो थे डायरेक्टर थे, उनको भी उसी हालत से मारा गया, वैसे ही मारा गया? मिस्टर खेड़ा जो कि एचएमटी के थे, हेड थे, उनको भी वैसे ही मार दिया गया। बड़े बड़े इंसानों को तो ये ऐसी इनसी वही हरकतें किया करते, जो दिल चाहता था, जिसको जहाँ दिल चाहता था वहाँ पे वो उसे मार देते थे। इतना टेरराइज्ड सिस्टम हो चुका था कि कश्मीरी पंडित जो लाखों की तादाद में, जहाँ पे हज़ारों सालों से बसे हुए पंडित अपने घर, अपनी सारी जायदाद सब कुछ छोड़ के, जो ट्रक, जो बस, जो गाड़ी, जो छुप छपाते वहाँ से जम्मू की तरफ रवाना हुए थे। क्या सिचुएशन आज भी वैसी है? मैं सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ तक कि ये बात करूँ जाते जाते, ये कश्मीर की बात है, ये तो हाईलाइट हुई बात हुई, कोई कश्मीर फाइल बन के बात हुई या दूसरी बातें हुई, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जम्मू में क्या हुआ? जम्मू की हर डिस्ट्रिक्टों में भी वही हालात चल रहे थे जो कश्मीर में चल रहे थे। जम्मू में अगर मैं एक ही डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, 2019 में मैंने एक आरटीआई लगा के ये डिस्ट्रिक्ट से जानना चाहा कि वहाँ पे कितने हिंदुओं का मिलिटेंसी में कत्ल हुआ है, कितने मारे गए हैं। तो इसे आंकड़ा सुन के आप परेशान होंगे, जो कि अभी लिखा पढ़ी में आपको किसी को इतना शायद मालूम नहीं होगा। इसमें 158 जो लोग हैं, वो 150 2007 तक, 93 से लेके 2007 तक 158 हिंदू मारे गए हैं या मिलिटेंटों ने मार दिए हैं, जिन्होंने ना तो मिलिटेंट में कहा। यहाँ तक कहूँ कि पहली जो लेडीज़ जो मारी गई थी 93 में, पहला जो देसा एरिया में एक लेडीज़ को मारा था, और तो और चापनाड़ी एक बहुत मशहूर केस वहाँ पे रहा। 26 हिंदू जो कि मैरिज पे जा रहे थे, मैरिज वाली पार्टी को नीचे उतार के गोलियों से उनको हलाक कर दिया था। ना तो वो इन्फॉर्मेशन देने वाले थे, ना तो या तो मिलिटेंटों के खिलाफ बात करने वाले थे, वो तो शादी में जा रहे थे। लेकिन एजेंडा इन सेपरेटिस्ट, इन हुर्रियत, इन जो इस्लामी कट्टरपंथियों का एक ही था, जो हिंदुओं को वो बर्दाश्त नहीं करते। और मुस्लिम्स जो है, ये नहीं कि हिंदुओं को ही मारा गया, कश्मीर में मुस्लिम्स को नहीं मारा गया, मुस्लिम्स को भी मारा गया। हिंदू तो वो कौम से जिसका ज़ात से हिंदू है, वो तो मरने का, वो कहते हैं ये वाजिबुल कत्ल है, हिंदुओं को तो मारना ही, जो इस्लाम को नहीं मारते उसको मारना ही है। और इस्लाम में मानने वालों को किन को मारा गया, उसके बारे में एक छोटी सी एग्जाम्पल दे दो। वो कि जो उनके काम में रोड़ा बनते थे, अटकते थे, जो ये महसूस करते हैं कि ये हमारे लिए आने वाले टाइम पे खतरा साबित हो सकता है। तो कैसे? एक छोटी सी एग्जांपल देने की बात करूं कि बनिहाल एरिया है, जो कि अनंतनाग और जम्मू में, ये अनंतनाग के साथ टूवर्ड्स जम्मू में ये पहला हमारा सिटी पड़ता है, जम्मू प्रोविंस का है। तो उसमें बनिहाल एरिया में छोटे छोटे बाउल्स हैं, एक खड़ी बाउल है, कोई नील बाउल है, कोई यानी कि खड़ी नील बाउल, फिर मोहमंगत बाउल, ये कुछ बाउल है, सुंबड़ बाउल, ऐसे कुछ बाउल्स हैं। उन बाउल्स में एक जो नील बाउल है, वहाँ पे परिहिंदर नाम का एक गांव है, परिहिंदर जराड़ी नाम का गांव है। तो उस जराड़ी गांव का एक लड़का जो है वो कांस्टेबल, पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हुआ। कांस्टेबल होने के बाद उसकी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद चूँकि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि लोकल लड़कों को वहाँ पे लगाया जाता था, जहाँ के वो रहने वाले थे, वो वहाँ की इन्फॉर्मेशन भी ला सकते हैं और इफेक्टिवली काम भी कर सकते थे। चूँकि उसके अप्राइज थे, उसको मालूम था कि उनके एरिया के बारे में, दे नोट बेटर कि किस एरिया में कहाँ पे क्या हो रहा है, इसलिए उनको अब लगाया जाता है। उस एक लड़के की जिसकी ट्रेनिंग करने के बाद जब उसी एसटीएफ में लगाया गया, जो कि बनिहाल की एसटीएफ थी, उसमें या ऑपरेशन ग्रुप कहें, उसमें उसकी पोस्टिंग हुई। जब उसकी पोस्टिंग हुई तो जब वो एक दिन अपने माँ बाप को मिलने के लिए घर जाता है, माँ को मिलने के लिए घर जाता है, जब वो जराड़ी में जाता है, तो इसी वक्त में, इसी टाइम पे मिलिटेंट को भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि फलां आदमी, उनका नेटवर्क कितना ज़बरदस्त था कि उनको मालूम चल जाता है कि फलां आदमी जो है आज अपने घर में आया है। रात को, शाम को ढलते ही मिलिटेंट जब उसके घर में पहुंचते हैं, तो इतने लड़का जो होता है उसे मालूम, उनकी आहट से मालूम चल जाता है, वो घर से, कमरे से स्लिप करता है और साथ में
अपने काउ शेड जहाँ पे जानवर रखे होते हैं, काउ शेड में जो वो ओखलीज बनी होती हैं जहाँ पे वो गाय जो चारा जिसमें डाला जाता है, जिसमें घास वगैरह डाला जाता है, वो लड़का उछल के उस ओखली में घुसता है और उसका जो डाला हुआ चारा जो होता है अपने ऊपर डाल लेता है। चूँकि वो स्लिम ट्रिम था, छोटी उम्र थी, पतला दुबला था, वो घुस जाता है। वो मिल्टन घर में आते हैं, माँ को उसके बालों से पकड़ के बाहर लाते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा कहाँ है। वो कहती है कि वो नहीं आया। वो कहते हैं बेटा आया है। उस पर तशद्दुद करते हैं, उसको पीटते हैं, यहाँ तक कि बाहर जो बरामदे में खटिया जो उसके घर के बाहर खटिया थी, उस पर उसके दोनों पाँव के, खटिया के 2 पाँव के नीचे उनके दोनों हाथों के रख के खटिया पे वो उछलते हैं, उसको दबाते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं। और ये कहा जाता है कि जब वो आएगा तो उसे वहाँ पे हमारे उसको कहना कि वो फोर्स से रिज़ाइन करेगा और फोर्स से रिज़ाइन करने के बाद हमारे साथ ज्वाइन करेगा, नहीं तो तुम्हारा घर, तुम्हारा सब कुछ तबाह कर देंगे, तुम्हारे हर बंदे को मार देंगे। ये थ्रेटिंग था या उन लोगों को जिन्होंने कोई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी या उनको मारे। हाँ, एक और चीज़ ऐड कर दूँ, उन लोगों को भी इन्होंने मार दिया टेररिस्टों ने जो उनके गांव में बहुत करीबी हुआ करते, जो उनके बहुत ही बड़े सोर्स हुआ करते थे। लेकिन जब वो बड़ा इन्फॉर्मेशन या बड़ा सोर्स या जिनके लिए वो पैसा चंदा इकट्ठा करता था, लोगों से, घरों से खाना इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, या वो गांव का कंट्रोलर बन जाता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आता था, मिल्टन ये समझते थे कि ये चूँकि हमारे वीक पॉइंट और हमारी हाइट के बारे में जानना शुरू कर गया है, उसको ठोक के पब्लिकली उसे कोई इल्ज़ाम लगा के इसने हमारा पैसा खाया या कुछ किया, या लड़की का, औरत का, किसी ना कोई पॉइंट लगा के उसके इल्ज़ाम लगा के पब्लिकली उसे ठोक देते थे और लोगों में दहशत पड़ती थी। और लोग चूँकि हम डिवाइडेड होते हैं, हमें 2 मिनट टाइम में लगता है ये अच्छा था बुरा, ये सोचते रहते हैं, इतने में वो नया काम करे। ऐसे मिलिटेंटों ने या टेररिस्टों ने इन लोगों को मारा। अब मेरा मतलब सुनाने का ये है, क्या हालात जो थे, ये तो मैंने सिर्फ डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात बनाई, हर डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू में, सिटी में, मिल्टन मोटरसाइकिल के घूम पे वैष्णो देवी के आए हुए श्रद्धालु जो कि गुमट में सेंट्रल ऑफ द सिटी में बैठ के ढाबे में बैठे हो, उन पे गोलियां अगर चला सकते हैं। सिचुएशन हालात ये थी। जम्मू में मैटाडोर बसों के अंदर बम फटा करते थे, जब वो आईडी लगाते थे या ग्रेनेड टाइमर लगा के लगाते थे, वो फटा करते थे। क्या आप समझते हैं कि आज भी वही हालात हैं जो उस वक़्त थे? जो ये प्रेजेंट हालात जो चल रहे हैं, जो श्रीनगर में जो इस वक्त हालात हैं, ये और 1990 वाले हालात क्या एक जैसे हैं? ये आपकी सोच पे छोड़ता हूँ। बाकी ये कहूँगा, नई वीडियो फिर लेके आने वाला हूँ, कोई नया मसाला लेके। रुबिया सईद किडनैप केस में क्या हुआ, इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर वीडियो पसंद आती है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आने वाले वीडियो का इंतज़ार करो। तब तक कहूँगा जय माता दी।